देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग सर्कल का लेक्चर 2 लेके आ रहे हैं। सर्कल का लेक्चर 2 में क्या डिस्कस करने वाले हैं? लेक्चर 1 में हम लोग सर्कल से रिलेटेड जो भी बेसिक टर्म था उसको डिफाइन किए थे और उसका मीनिंग समझे थे कि उसका मतलब क्या होता है। आज सर्कल से कुछ और भी रिलेटेड टर्म है जिसको आपको जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर उसको आप नहीं जानोगे तो वो सारे टर्म अगर क्वेश्चन में आ जाएगा तो आप क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाएंगे और आप फिर क्वेश्चन बनाने में आप फंस जाएंगे। इसीलिए सारे टर्म को, जो भी सर्कल से रिलेटेड टर्म है उसको हम डिफाइन करते हैं और उसका मतलब भी समझाते हैं। उसके बाद सर्कल से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, मतलब सारे थ्योरम को डिस्कस करेंगे और जो जो इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रूव करने आता है, वो सारे थ्योरम को हम लोग प्रूव भी करेंगे। मीन्स सारे थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं और वही थ्योरम से रिलेटेड आपका क्या होगा, क्वेश्चन बनेगा। और थ्योरम सारे क्लियर रहेंगे तो क्वेश्चन आप इजी वे में बना लोगे। तो जितने भी, चाहे किसी भी क्लास का है, ये सर्कल जो चैप्टर है ना, वो 9th क्लास वाले के लिए फ़ायदेमंद है, 10th वाले लोग के लिए भी फ़ायदेमंद है और कॉम्पिटिटिव वाले लोग के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मतलब कॉम्पिटिटिव का जो भी बच्चे जो सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनाते हैं उनको तो बहुत ही ध्यान से देखना है। सबसे पहले सीरियल वाइज लेक्चर देखिएगा, उसके बाद मतलब ऐसा नहीं कि जहाँ तहाँ से देखिएगा, एकदम बहुत ही फोकस होकर लेक्चर 1 देखिए, उसके बाद लेक्चर 2 लेके आ रहे हैं उसको देखिए, उसके बाद जो भी इसका सीरीज सर्कल को आपको मिलेगा उस सारे सीरीज को देखिए। सर्कल पे आपको बहुत ज़बरदस्त कमांड होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2। सबसे पहले हम लोग लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल क्या है? बहुत सारे जैसे क्वेश्चन में आ जाता है कि कंसेंट्रिक सर्कल, तो कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब नहीं पता होता है बच्चों को कि कंसेंट्रिक सर्कल क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि कंसेंट्रिक सर्कल किसको कहते हैं। मतलब दो या दो से ज़्यादा ऐसे सर्कल्स, मतलब 2 और मोर देन 2, मतलब दो या दो से ज़्यादा ऐसे सर्कल जिनका सेम सेंटर हो बट रेडियाई डिफरेंट हो। रेडियाई इज अ प्लूरल ऑफ रेडियस। रेडियाई, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मैं स्पेलिंग लिख दे रहा हूं यहाँ पे। ये रेडियस का प्लूरल होता है प्यारे बच्चों। रेडियस को हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। तो जब एक से ज़्यादा रेडियस होता है तो रेडियस ना बोल के उसको रेडियाई बोलते हैं। तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो इसलिए चलिए कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब समझते हैं फिगर के द्वारा। मान लीजिए एक सर्कल ये है और जिनका सेंटर O है, और एक और सर्कल है जिनका सेंटर O है। मतलब इस सर्कल का भी सेंटर O और इस सर्कल का भी सेंटर O, बट ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस स्मॉल r और बड़े वाले सर्कल का रेडियस कैपिटल R है ना। तो देखिए यहाँ पे दो सर्कल है लेकिन सेंटर सेम है। मतलब दोनों सर्कल का सेंटर O है बट स्मॉलर सर्कल का रेडियस स्मॉल r है और कैपिटल सर्कल का रेडियस कैपिटल R है। तो दैट इज कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल। मतलब कंसेंट्रिक सर्कल आपको मालूम होना चाहिए कि क्या है। कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल इसी को कहते हो आप, कंसेंट्रिक सर्कल। फिर से मैं बता देता हूं, दो या दो से ऐसे ज्यादा सर्कल, मतलब दो से ज्यादा सर्कल हो, दो हो या दो से ज्यादा, और अगर उसका सेम सेंटर हो बट रेडियाई डिफरेंट हो तो एज सच सर्कल्स आर कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल। तो अगर क्वेश्चन में कंसेंट्रिक सर्कल यूज करेगा तो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए, तभी आपसे सवाल बनेगा। नहीं तो अगर आप मतलब ही नहीं समझोगे तो सवाल आपसे कैसे बनेगा। तो कंसेंट्रिक सर्कल आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे। डेफिनेशन लिख लीजिए, सर्कल्स विच हैव लिखिए कंसेंट्रिक सर्कल, हेडिंग बनाइए, सर्कल्स विच हैव द सेम सेंटर and different radii are called concentric circle। देखिए प्यारे बच्चों, ये छोटा सर्कल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे?
मैंने आपको सिखाया था कि छोटा सर्कल को कैसे रिप्रेजेंट कर, मान लीजिए सर्कल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओ छोटा सर्कल के लिए ये इस सर्कल का रिप्रेजेंटेशन है, और बड़ा सर्कल का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? ओ मतलब ये क्या हुआ? छोटा सर्कल का मतलब ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओ है और रेडियस स्मॉल आर है। और ये बड़ा सर्कल ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओ है और रेडियस क्या है? कैपिटल आर है। ठीक है ना? तो ये सर्कल का रिप्रेजेंटेशन है। पहला वाला सेंटर को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा वाला क्या करता है? किसको रिप्रेजेंट करता है? रेडियस को। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दैट इज कंसेंट्रिक सर्कल। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि कंसेंट्रिक सर्कल क्या है। अब नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा आर्क ऑफ अ सर्कल। नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा आर्क ऑफ अ सर्कल। आर्क ऑफ अ, ये छोटे छोटे टर्म ही आपको सर्कल को स्ट्रांग बनाएगा। ये छोटे छोटे टर्म का मतलब अगर आप नहीं जानेंगे तो आप फंस जाइएगा कि आर्क क्या होता है सर्कल का। तो ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, आर्क क्या होता है। मतलब आप सर्कल का पार्ट, मतलब सर्कल का एक टुकड़ा ले लीजिए। मान लीजिए आप यहां से यहां तक आपने ले लिया। इसको थोड़ा मैं डार्क करके रिप्रेजेंट कर देता हूं। दैट इज कॉल्ड आर्क। मतलब सर्कल का पार्ट, मतलब सर्कल का आपने पार्ट लिया, एक टुकड़ा लिया, मान लीजिए ब्रेक करके एक आपने पार्ट लिया, तो दैट पार्ट इज कॉल्ड आर्क। समझ गए? दैट पार्ट इज कॉल्ड आर्क। क्लियर है ना? तो आर्क क्या होता है? अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज आर्क ऑफ ए सर्कल, तो आप सिंपल सी बात, आप अगर समझने के लिए बात किया जाए तो आप मतलब समझ जाइएगा कि सर्कल का पार्ट को, मीन सर्कल का टुकड़ा को आर्क कहते हो। सर्कल का आर्क कहलाता है, आर्क ऑफ अ सर्कल। अगर आपको डिफाइन करना हो कि एकदम प्रॉपर वे में डिफाइन करना हो तो आप बोलिएगा, लिख लीजिए आर्क ऑफ ए सर्कल का डेफिनेशन लिखिए। अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल, a continuous piece of a circle, continuous piece of a circle is called an arc of the circle, is called an arc of the circle। मतलब कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल। देखिए ना, ये सर्कल का क्या है? कंटिन्यूअस पीस। पीस का मतलब क्या हुआ? एक तरह से टुकड़ा। तो मतलब सर्कल का ही टुकड़ा क्या कहलाता है? आर्क कहलाता है प्यारे बच्चों। राइट अराउंड। और आर्क, मान लीजिए इस आर्क को कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा। अब ये भी मैटर करता है कि आर्क को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए ए और ए पॉइंट बी है, मान लीजिए ये पॉइंट बी और ये पॉइंट ए, और आप ये जो डार्क जो मैं किया हो ना उसको आपको रिप्रेजेंट करना है। जो मैं डार्क किया उसको रिप्रेजेंट करना है। तो जनरली देखिए, जनरली कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। जनरली एक पॉइंट और भी मैं यहां पे ले लेता हूं Q। मैं एक पॉइंट ले लेता हूं Q, राइट अराउंड। तो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मान लीजिए यहां से यहां तक को आपको रिप्रेजेंट करना है, A से लेके B तक का, इधर से। तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? A Q B और ऐसे। ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल है इसको क्या बोलोगे? आर्क। आर्क ए क्यू बी मीन्स आर्क ए क्यू बी। इस आर्क की बात हो रही प्यारे बच्चों। ये जो सिंबल है, जैसे अगर ऐसे रहता है ए बी, तो आप इसको क्या रीड करते हो? लाइन सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट ए बी रीड करते हो ना। तो अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको क्या रीड करोगे? आर्क ए क्यू बी, राइट अराउंड। आर्क ए क्यू बी। तो ये हुआ। अब देखिए, अब सवाल होता है कि सर ऐसे भी तो हो सकता है ना सर? हाँ बिल्कुल होगा प्यारे बच्चों। अब एक चीज और मैं बात बता दूं आपको, ए क्यू बी को आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की मदद से लिख सकते हो। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के भी मदद से लिख सकते हो। आर्क
ए बी, आर्क ए बी। लेकिन इसमें कंफ्यूजन क्या होता है प्यारे बच्चों, इसमें कंफ्यूजन क्या होता है कि देखिए कोई बंदा ए से बी इधर से भी जा सकता है, ए से बी इधर से भी जा सकता है, और ए से बी इधर से भी जा सकता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस आर्क की बात हो रही है, कि इधर से जाए मतलब ये वाली आर्क की बात हो रही, ये भी तो आर्क है ना, राइट और रॉन्ग, ये भी तो आर्क है ना। जब आपने 3 लेटर से लिखा था तो ये क्लियर हो गया था कि ए क्यू बी इस आर्क की बात हो रही है, राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग। और अगर मान लीजिए इस पॉइंट, यहां पे एक पॉइंट है क्यू आर, तो अगर आप लिखोगे ए आर बी मतलब आर्क ए आर बी, तो ए आर बी मतलब इस आर्क की बात हो रही है। मैं जो डॉटेड लाइन से मैं दिखा रहा हूं उस आर्क की बात हो रही है प्यारे बच्चों, मतलब जो डॉटेड लाइन से दिखा रहा उस आर्क की बात हो रही है, आर्क ए आर बी, ए आर बी। तो 3 लेटर में देखो क्लियर है, 3 लेटर में क्लियर है कि किस आर्क की बात हो रही है। लेकिन 2 लेटर में कंफ्यूजन हो जाता है कि किस आर्क की बात हो रही है। देखिए आर्क ए बी, आर्क ए से बी इधर से भी जा सकता है मतलब ऐसे, और ऐसे भी जा सकता है। लेकिन कैसे जानोगे कि किस आर्क की बात हो रही है, तो उसके लिए 2 टर्म आप डिफाइन करते हो, माइनर आर्क और मेजर आर्क। क्या डिफाइन करते हो प्यारे बच्चों, माइनर आर्क और मेजर आर्क। अब माइनर आर्क किसको कहते हैं, माइनर आर्क किसको कहते हैं, सेमी सर्कल के लेंथ से, सेमी सर्कल के लेंथ से अगर आर्क का लेंथ छोटा हो मींस स्मॉलर हो तो दैट इज कॉल्ड माइनर आर्क। सेमी सर्कल, आपको पता है कि सेमी सर्कल, मान लीजिए अगर ये सर्कल है सेमी सर्कल, तो आप इसको क्या बोलोगे, इस पोर्शन को क्या बोलोगे, डायमीटर क्या करता है, सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो ईच पार्ट क्या कहलाता है, सेमी सर्कल। डायमीटर सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और उसी में से ईच इक्वल पार्ट क्या कहलाता है, सेमी सर्कल। तो अगर सेमी सर्कल का लेंथ से आर्क की लेंथ छोटा हो तो दैट आर्क इज कॉल्ड माइनर आर्क, और अगर सेमी सर्कल की लेंथ से आर्क की लेंथ अगर बड़ा हो, लार्जर हो, तो दैट आर्क इज कॉल्ड मेजर आर्क। समझ में आया। तब आप अगर 2 लेटर से रिप्रेजेंट करोगे, 2 लेटर से रिप्रेजेंट करोगे तो क्लियर हो जाएगा। अगर मेजर आर्क बोल रहे हो तो आपको साफ पता है कि मेजर आर्क मींस बड़ा वाला आर्क, माइनर आर्क बोल रहे हो तो ये भी आपको क्लियर है कि छोटा वाला आर्क है ना। तो मेजर का मतलब होता है बड़ा और माइनर का मतलब होता है छोटा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, अगर मान लीजिए आपको लिखना है इस आर्क को, तो बताइए ये ए से बी बताइए ए से बी का जो लेंथ है आर्क का, वो सेमी सर्कल का लेंथ से छोटा है कि बड़ा, छोटा, राइट अराउंड, राइट अराउंड। तो आप इसको क्या बोलोगे, माइनर आर्क, माइनर आर्क क्या, ए बी, माइनर आर्क ए बी। माइनर आर्क ए बी का मतलब क्या हुआ कि छोटा वाला आर्क। तो देखिए छोटा वाला, अब ये क्यू हटा दीजिए, आर भी हटा दीजिए, तो छोटा वाला आर्क कौन है, ए वाला। इधर से ये तो क्या है, बड़ा वाला, मतलब जो सेमी सर्कल का लेंथ से अगर बड़ा लेंथ हो तो उसी को आप बोलोगे मेजर आर्क, और सेमी सर्कल से छोटा लेंथ हो तो उसी को आप बोलोगे माइनर आर्क। तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा ये छोटा छोटा टर्म, राइट अराउंड। तो माइनर आर्क और मेजर आर्क जैसे टर्म्स क्लियर है, समझ में आया छोटी। तो माइनर आर्क ए बी, और अगर इस आर्क की बात किया जाए, जैसे मैं एक और सर्कल बना देता हूं यहां पे, और इसमें से मान लीजिए ये डॉटेड लाइन में बता देता हूं कि डॉटेड लाइन का मतलब ये पार्ट ए और बी, और इसको थोड़ा सा और मैं डार्क कर देता हूं, राइट अराउंड। तो इसको क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, ये बताइए, ये जो लेंथ है आर्क की वो सेमी सर्कल से बड़ा है कि छोटा है, तो इसको आप क्या बोलोगे, मेजर आर्क
क्या, ए बी, मेजर आर्क ए बी। समझ में आ गया? तो आर्क का मतलब समझे? आर्क मतलब क्या है? सर्कल का ही पार्ट को आप क्या कहते हो? आर्क। और आर्क का डेफिनेशन कैसे बताए? कंटिन्यूअस पीस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्कल। तो मेजर आर्क और माइनर आर्क का लेंथ अगर लिखना चाहोगे तो लिख लो, इफ द लेंथ लिखो, इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क, is less than the length of the arc of the semicircle, then it is called a minor arc। ऑनलाइन वाले भी सभी लिखेंगे, प्रॉपर नोटबुक होनी चाहिए आपकी। कॉमा अदरवाइज इट इज अ मेजर आर्क। उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, सारे इंपॉर्टेंट टर्म हैं, यही सब टर्म बच्चों को नहीं पता और कंफ्यूज कर जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टर्म जो है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, हेडिंग बनाइएगा सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। देखिए प्यारे बच्चों, सेगमेंट क्या होता है पहले समझते हैं कि सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है, उसके बाद आपको मैं डेफिनेशन लिखवा दूंगा। मान लीजिए सर्कल है जिसका सेंटर O है, सेंटर O है ना। एक मैंने कॉर्ड लिया AB, राइट अराउंड। एक मैंने कॉर्ड लिया AB इज अ कॉर्ड। पहला लेक्चर में मैं कॉर्ड को डिफाइन किया हूं कि व्हाट इज कॉर्ड। तो सर्कल पे आप 2 पॉइंट लीजिए और दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को कॉर्ड कहते हैं। लेक्चर 1 में मैं कॉर्ड को डिफाइन किया हूं। अगर कॉर्ड को किसी को नहीं पता तो लेक्चर 1 जाके पहले देखें, सारे छोटी छोटी बातें आपको क्लियर हो जाएगा। तो AB इज अ कॉर्ड, राइट अराउंड। और ये आर्क AB राइट अराउंड, आर्क AB और कॉर्ड AB के बीच जो एरिया इनक्लोज है, प्यारे बच्चों, कॉर्ड AB और आर्क AB के बीच जो एरिया इनक्लोज है, ये छोटे छोटे टर्म को बहुत ही ढंग से समझिएगा, क्योंकि 10th वाले बच्चों के लिए इससे एरिया भी फाइंड करने बोलेगा कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट, राइट अराउंड। तो पहले आपको सेगमेंट का मतलब तो पता होना चाहिए ना, और अगर सेगमेंट का मतलब ही नहीं पता रहेगा तो आप कैसे क्वेश्चन बनाओगे भाई, राइट अराउंड। तो सेगमेंट क्या होता है कि कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया, जिसमें कॉर्ड और आर्क दोनों इंक्लूड होगा, राइट अराउंड। तो दैट पोर्शन इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अब देखिए यहां भी मेजर सेगमेंट होगा और माइनर सेगमेंट होगा। अगर सेमी सर्कल का एरिया से सेगमेंट का एरिया स्मॉलर है, मींस लेस देन है, सेमी सर्कल का एरिया से अगर सेगमेंट का एरिया छोटा है तो आप उसको बोलोगे माइनर सेगमेंट। और अगर सेमी सर्कल का एरिया से सेगमेंट का एरिया अगर बड़ा है तो आप उसको बोलोगे मेजर सेगमेंट। समझ गए? अगर सेमी सर्कल का एरिया से अगर बड़ा एरिया है सेगमेंट का तो आप उसको बोलोगे मेजर सेगमेंट, और अगर सेमी सर्कल का एरिया से अगर छोटा एरिया है सेगमेंट का तो आप उसको बोलोगे माइनर सेगमेंट। क्लियर है ना, राइट अराउंड। तो फिर से मैं बता देता हूं कि सेगमेंट क्या होता है।
कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया इंक्लोज होता है, मतलब कॉर्ड दैट इज कॉर्ड और दैट इज आर्क, तो इनके बीच जो एरिया इंक्लोज हो रहा है ना, राइट और रॉन्ग, तो इसी को आप बोलोगे सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, राइट और रॉन्ग, जिसमें से कॉर्ड और आर्क भी इंक्लूड होता है। अब देखिए इसमें दो सेगमेंट बना, एक जो मैं शेडेड किया हूं वो सेगमेंट बना, और इस कॉर्ड के लिए और ये आर्क के लिए, बड़ा वाला मेजर आर्क के लिए ये भी तो एरिया इंक्लोज हो रहा है ना, तो ये भी तो एक सेगमेंट हुआ कि नहीं हुआ, राइट और रॉन्ग। तो सर्कल में दो सेगमेंट होता है, एक माइनर सेगमेंट और एक मेजर सेगमेंट, और सेमी सर्कल के केस में दोनों सेम होता है, सेमी सर्कल के केस में दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो जो छोटा वाला सेगमेंट होगा उसको आप बोलोगे माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा वाला होगा उसको आप बोलोगे मेजर सेगमेंट। क्लियर है? मतलब बड़ा वाला मतलब कॉर्ड और बड़ा वाला आर्क के बीच का जो एरिया इंक्लोज होगा दैट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट, और कॉर्ड और छोटा वाला आर्क के बीच जो एरिया इंक्लोज होगा दैट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। क्लियर है ना? यही छोटी छोटी, देखिए 10th क्लास में मैं आपको बता दूं कि सेगमेंट का एरिया, सेक्टर का एरिया मतलब सीखना है। 10th में सेगमेंट का एरिया और सेक्टर का एरिया, तो पहले सेगमेंट का मतलब तो पता हो, सेक्टर का मतलब तो पता हो, तभी तो आप उसका एरिया फाइंड करोगे, राइट अराउंड। तो उम्मीद है कि आपको ये छोटी छोटी बातें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। एकदम मैं इतना बेसिक से बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, इतना बेसिक से बता रहा हूँ कि अगर किसी को अगर सर्कल के बारे में जीरो नॉलेज है, मतलब सर्कल का सी भी नहीं मालूम है, तो वो भी बच्चे सीख जाएंगे। बशर्ते दिमाग से इस बात को जरूर निकाल के सीखिएगा कि मेरे से ये चीज़ नहीं होगा। आप जिस दिन अपने अंदर जुनून पैदा कर लोगे ना, जिस दिन आप अपने अंदर जिस दिन जुनून पैदा कर लोगे ना कि मेरे को कुछ सीखना है, उसी दिन से देखिएगा आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगा और आप उसी दिन से कुछ ना कुछ सीखने लगिएगा, पहले से आप बेहतर हो जाइएगा। इसीलिए कभी भी मैं सारे बच्चों से बोल रहा हूं कि कभी भी अपने आप को कम मत आकिए। आप में एक हिडन टैलेंट है और उस हिडन टैलेंट को पहचानिए, उस हिडन टैलेंट को आप पहचानिए और अपनी काम पे फोकस हो जाइए। इधर उधर फालतू चीज़ें जो आप करते हो उस पे टाइम आप स्पेंड मत कीजिए। आप अगर आपका फोकस है करियर बनाना, तो करियर से ही रिलेटेड काम कीजिए। जो आपका गोल है उस गोल के पीछे आप एकदम ध्यान से फोकस होकर काम कीजिए। आपको जरूर आपका गोल, मतलब कि जो भी गोल है वो आपका जरूर ऑब्टेन होगा। तो इसीलिए और मेरा मोटो है कि आप अपने आप को कभी भी कम ना आके, कभी कम ना आके ये मत सोचे कि हमसे वो बच्चा ज़्यादा तेज है। नहीं, आप गलत सोच रहे हो। आप मेहनत करो ना, आप खुद तेज हो जाओगे। और किसी को हराने के पीछे से आप मेहनत मत करो, आप सीखने के इरादे से मेहनत करो। आप देखिएगा ऑटोमेटिक आप जब आपका रिजल्ट आएगा तो ऊपर से आपका फर्स्ट आएगा। जब आप सीखने के इरादे से पढ़ोगे तो आप ऊपर से फर्स्ट लाओगे, समझ गए? और किसी के कहने से पढ़ोगे तो ऊपर से फर्स्ट नहीं, नीचे से फर्स्ट लाओगे। डिफरेंस ये है दोस्तों। बाकी आप डिसाइड कर लो कि किसी के कहने से पढ़ोगे या अपने मन से पढ़ोगे। ऐसा नहीं कि सर और पेरेंट्स बोल रहे अगर नहीं पढ़ेंगे तो पनिशमेंट मिलेगा, ये मिलेगा, तब हम पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप समझदार बनिए, एक आप समझदार पीपल बनिए, मतलब समझदार इंसान बनिए। बोलते हैं ना, समझदार आप नागरिक बनेंगे, समझदार आप लोग समझदार लोग बनिए कि क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है। मतलब इस चीज़ को समझना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, बाकी आप खुद ही समझदार हो। नेक्स्ट हमारा हेडिंग होगा सेक्टर ऑफ ए सर्कल। नेक्स्ट, अच्छा इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल का डेफिनेशन लिख लीजिए। लिखिए, द पार्ट ऑफ द सर्कल, द पार्ट ऑफ द सर्कल, द पार्ट ऑफ द सर्कल
ऐसे लिखिए, द पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन, सर्कल नहीं लिखिए, सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय, बाउंडेड मतलब घिरा हुआ, बाउंडेड बाय एन आर्क, बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड, एंड अ कॉर्ड, एंड अ कॉर्ड, कॉमा, including the arc, including the arc and including the arc and the chord, comma, is called a segment of a, is called segment of the circle, is called segment of the circle. क्लियर है ना? नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। छोटे छोटे टर्म को बहुत अच्छे से समझना है। सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सेक्टर ऑफ अ सर्कल, समझ गए? सेक्टर ऑफ अ सर्कल। चलिए समझते हैं कि सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या है। देखिए ये सर्कल है, ये सर्कल है और जिसका सेंटर O है, ये सर्कल है और जिसका सेंटर O है। अब समझते हैं कि सेक्टर का मतलब क्या होता है। मतलब आप क्या कीजिए, दो रेडियाई लीजिए। मान लीजिए ये एक रेडियस, मान लीजिए एक रेडियस हो गया OA और दूसरा रेडियस हो गया OB। एक रेडियस OA और दूसरा रेडियस OB। क्लियर है ना? मतलब दो रेडियाई और आर्क, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, दो रेडियाई मतलब टू रेडियाई OA एंड OB और आर्क AB के बीच जो एरिया इंक्लोज हो रहा है, जो एरिया इंक्लोज हो रहा है, मतलब जो एरिया आपको जो इसके अंदर आ रहा है, दैट पोर्शन इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ अ सर्कल। मतलब टू रेडियाई और आर्क के बीच का जो एरिया इंक्लोज होगा, दैट एरिया इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ अ सर्कल। राइट और फिर से बता दूं, मतलब टू रेडियाई और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब कि जैसे इस OA रेडियस का पॉइंट A है, OB रेडियस का जो सर्कल पे पॉइंट है वो B है, तो A और B जो आर्क बनेगा, A और B के द्वारा जो आर्क बनेगा, उस आर्क और ये टू रेडियाई के बीच जो एरिया इंक्लोज होगा, दैट एरिया इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अब देखो प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, अगर ये मैं रेडियस OA लिया, दूसरा रेडियस OB लिया, अब AB तो ऐसे भी तो हो सकता है ना, AB तो ऐसे भी हो सकता है ना, तो ये भी तो सेक्टर होगा, बिल्कुल सेक्टर होगा। तो किसी भी सर्कल में दो सेक्टर होता है, एक माइनर सेक्टर और एक मेजर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर किसको बोलोगे? छोटे, जो छोटा वाला सेक्टर होगा उसको माइनर बोलोगे, माइनर का मतलब ही होता है छोटा, और जो बड़ा वाला होगा उसको आप बोलोगे मेजर सेक्टर बोलोगे। तो ये छोटा वाला जो शेडेड रीजन है, इसको आप क्या बोलोगे? माइनर सेक्टर, है ना, माइनर सेक्टर। और ये बड़ा वाला पोर्शन जो है, ये OA और OB और ये वाला, इसको आप क्या बोलोगे बाबू? मेजर। मेजर का मतलब ही होता है बड़ा, मेजर सेक्टर। समझ गए? बढ़िया से ना, कोई कंफ्यूजन है क्या? तो सेक्टर भी आप समझ गए कि सेक्टर ऑफ ए सर्कल क्या होता है। ये सारे छोटे छोटे टर्म एरिया फाइंड करने में, छोटे छोटे टर्म एरिया फाइंड करने में आपको काम आएगा। अब यही टर्म आपको नहीं पता रहेगा, सेक्टर क्या है, सेगमेंट क्या है, कंसेंट्रिक सर्कल क्या है, आप कैसे फाइंड करोगे दोस्त? आप तो नहीं फाइंड कर पाओगे ना। तो लिखो, डेफिनेशन लिखो,
लिखो द रीजन इन, सबसे पहले लिखो सेक्टर ऑफ अ सर्कल, हेडिंग बनाना और ये फिगर भी बनाते जाना साथ में ताकि आपको क्लियर हो जाए। लिखो सेक्टर ऑफ ए सर्कल, द रीजन लिखो द रीजन REGION, द रीजन enclosed by an arc, the region enclosed by an arc of a circle, and its two bounding radii is called a sector of a circle, sector of a circle। क्लियर हो गया ना? थोड़ा थोड़ा सेक्टर ऑफ अ सर्कल इजी है ना? तो यही सब छोटा, यही कॉन्सेप्ट आपको बिल्डअप करेगा और दूसरे बच्चे से आप आगे निकल जाओगे। नेक्स्ट बनाइए क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। तो आप देखिए क्वाड्रेंट जैसे वर्ड से आप फैमिलियर हो तो आसान सा ये, बहुत ज़्यादा। आप क्या कीजिए, पूरे सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। पूरे सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए सेंटर O है और रेडियस R। पूरे सर्कल को अगर 4 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर दिए तो ईच इक्वल पार्ट क्या कहलाएगा? क्वाड्रेंट। ईच इक्वल पार्ट क्या कहलाएगा? क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। बहुत आसान है ना? आसान है? क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। कंफ्यूजन है क्या? क्या कंफ्यूजन है छोटे? समझ में आया? थोड़ा थोड़ा। क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ कि सर्कल को जब आप 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो जो ईच इक्वल पार्ट है वो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेंट। तो एक सर्कल में कितने क्वाड्रेंट होंगे? 4। एक सर्कल में कितने क्वाड्रेंट होंगे प्यारे बच्चों? 4। क्लियर है ना? आगे बढ़ जाए। एकदम 100% क्लियर है। अब बताइए, अब नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे? अब अगर नहीं सीखोगे, एकदम मैं 0 लेवल से बता रहा हूं प्यारे बच्चों। अगर आप दिमाग में, जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो दिमाग में ठूस के रखे हो ना कि मैं मैथ्स में वीक हूं, इस बात को निकाल दो। और खास करके हमारे पास आए हो, अनुज सर के पास आए हो, अनुज सर का लेक्चर देखने आए हो, अनुज सर से क्लास कर रहे हो ऑफलाइन या ऑनलाइन, जिस तरह से भी कर रहे हो, तो इस बात को दिमाग में निकाल के आइएगा कि मैं वीक स्टूडेंट हूं। अरे वीक हो तो क्या हुआ? कोई थोड़ी यार पेट से सीख के आया है यार। कोई क्या अपनी मां का पेट से सीख के आया है? सब यहीं पे सीखे हैं बाबू, सब यहीं पे सीखे। आप भी यहीं पे सीखोगे। सिर्फ अपने अंदर जुनून पैदा कीजिए, आप जरूर सीखिएगा। क्यों नहीं सीखिएगा? और मैं सिखाऊंगा आपको, मेरे साथ चलिए, मैं आपको चलना सिखाऊंगा, मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगा। और मैं ऐसा रिजल्ट दिया हो ना दोस्त, ऐसा रिजल्ट दिया हो ना जो सोच नहीं सकते। मतलब मैं बार बार बोल रहा हूं भैया, हीरा को हीरा सब बनाते हैं, और मैं जज्बा रखता हूं पत्थर को हीरा बनाने के लिए, और मैं पत्थर को भी हीरा बनाया हूं। और ऐसे इतना रिजल्ट दिया हो ना, ऐसे इतना रिजल्ट दिया हो ना कि ऊपर वाले जानते हैं, पत्थर को भी हीरा बनाया हूं मैं। तो इसलिए आप जुनून पैदा कीजिए, मैं आपको रिजल्ट दूंगा, बशर्ते ऑनेस्ट हो आप। और पढ़िए, मैं जितना बोलता हूं उतना पढ़िए। मैं आपके प्रति बहुत ईमानदारी से काम करता हूं,
ऐसा नहीं कि मैं पैसा का लोभ में काम करता हूं, मैं बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ाता हूं प्यारे बच्चों। तो इसीलिए आप भी बहुत ईमानदारी पूर्वक पढ़िए। चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा, नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा। अच्छा, अगर आपसे कोई बोले, अगर आपसे बोले कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल किसको बोलोगे, कॉन्ग्रुएंट सर्कल किसको बोलोगे, तो भैया कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही होता है शेप, दो ऐसे फिगर जिनका शेप और साइज दोनों सेम हो, शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो। तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल की अगर बात किया जाए तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब हुआ कि दो ऐसे सर्कल्स जिनका सेम रेडियस हो। अगर पहला सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर हो तो दूसरा सर्कल का भी रेडियस 5 सेंटीमीटर होना चाहिए प्यारे बच्चों। अगर पहला सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो दूसरे सर्कल का भी रेडियस 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये दोनों सर्कल क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब हुआ कि एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाए। कॉन्ग्रुएंट का मतलब हुआ एक सर्कल अगर दूसरे सर्कल के ऊपर एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाए, है ना, मतलब कोई कोना कोनी नहीं निकलना चाहिए, एग्जैक्टली। जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकुलर बिस्किट आप लेते हो, जैसे गुड्डे, तो गुड्डे का जो भी बिस्किट का पीस होता है, एक पीस दूसरे पीस के ऊपर एग्जैक्टली बैठ जाता है कि नहीं बैठ जाता है। ब्लेड का पैकेट ले लो, एक ब्लेड दूसरे ब्लेड के ऊपर बैठ जाता है कि नहीं बैठ जाता है। कॉपी का पेज, बुक्स का पेज एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली बैठ जाता है कि नहीं बैठ जाता है। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही होता है शेप और साइज दोनों सेम, मतलब एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाए। समझ में आया? नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ये टर्म भी बहुत बच्चों को फंसाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ये वर्ड आपको आपके साथ खेलेगा। जब क्वेश्चन आएगा ना तो आपके साथ ये वर्ड खेलेगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल क्या होता है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल क्या होता है? क्वाड्रिलैटरल मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा पॉलीगॉन जिसका 4 साइड होता हो। क्वाड्रिलैटरल का ही मतलब क्या होता है? ऐसा पॉलीगॉन जिसका 4 साइड होता है। अब किसी को पॉलीगॉन का मतलब नहीं पता होगा भैया कि पॉलीगॉन क्या होता है। पॉलीगॉन मतलब अ सिंपल क्लोज फिगर विच इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। अ सिंपल क्लोज फिगर विच इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, मतलब ऐसा क्लोज फिगर जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो, है ना। और सिंपल का मतलब क्या हुआ कि सिंपल का मतलब हुआ कि लाइन सेगमेंट मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए ये देखो, ये भी क्लोज फिगर है, ये भी क्लोज फिगर है, लेकिन ये सिंपल क्लोज फिगर नहीं है। सिंपल क्लोज फिगर का मतलब होता है कि दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसे इस तरह से क्रॉस नहीं करना चाहिए। दिस इज नॉट सिंपल क्लोज फिगर। सिंपल मतलब लाइन सेगमेंट इस तरह से क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह से क्रॉस कर रहा है तो सिंपल क्लोज फिगर नहीं होगा। क्लोज मतलब बंद, क्लियर है ना, और लाइन सेगमेंट मतलब क्लियर है। सिंपल जो एक वर्ड आया था उसका मतलब मैं बता रहा हूं कि अगर इस तरह से एक लाइन सेगमेंट दूसरे के ऊपर क्रॉस कर रहा है तो ये नहीं कहलाएगा। क्रॉस करते हुए पार कर गया तो नहीं, मतलब सिंपल क्लोज करने कहने का मतलब जैसे दिस, दैट इज सिंपल क्लोज कर्व, है ना, विच इज मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट। और एक पॉलीगॉन को बनने के लिए मिनिमम 3 साइड की जरूरत होगी, और वो 3 साइड का जो पॉलीगॉन होगा वो ट्रायंगल होगा। समझ गए? थोड़ा थोड़ा ये पॉलीगॉन नहीं होगा प्यारे बच्चों,
ये पॉलीगॉन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इसमें लाइन सेगमेंट भी यूज हुआ है और कर्व भी यूज हुआ है। तो मैंने डेफिनेशन क्या बताया था पॉलीगॉन का? अ सिंपल क्लोज फिगर विच इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। ओनली लाइन सेगमेंट मतलब सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हो। राइट और रॉन्ग? तो क्वाड्रिलैटरल मतलब आप पहले से फैमिलियर हो कि ऐसा पॉलीगॉन जिसका 4 साइड होता है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का मतलब क्या होता है कि ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसका ऑल वर्टिसेज सर्कल पे लाई करे। मतलब अब धीरे धीरे न्यू टर्म से आप फैमिलियर हो रहे हो। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आप नहीं सीखे होंगे। तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का मतलब होता है एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसका सारे वर्टिसेज, वर्टेक्स का प्लूरल होता है वर्टिसेज, सारे वर्टिसेज अगर सर्कल पे लाई कर रहा हो, मतलब ऑन दी सर्कल, मतलब जैसे ए बी सी डी, सर्कल का सेंटर ओ है। तो देखिए इस क्वाड्रिलैटरल का सारे वर्टिसेज ए सर्कल पे है, बी सर्कल पे है, सी सर्कल पे है, डी सर्कल पे है। राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग? तो अगर किसी क्वाड्रिलैटरल का सारे वर्टिसेज सर्कल पे लाई करे तो दैट क्वाड्रिलैटरल इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। क्लियर है ना? समझ में आया? थोड़ा थोड़ा इजी है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल अगर कहीं पे वर्ड यूज किया है तो आप समझ जाओगे कि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का क्या मतलब होता है। और भी एक नया वर्ड से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं, कोन साइक्लिक। कोन साइक्लिक का मतलब क्या होता है? देखो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बहुत बच्चे जानते भी है, अगर 10th में आए हैं जो बच्चे ईमानदारी से पढ़े हैं। कोन साइक्लिक, कभी कभी आपको कोई क्वाड्रिलैटरल दे देगा और उसको कोन साइक्लिक प्रूव करने बोलेगा। कोन साइक्लिक तो ये जो सर्कल पे जो पॉइंट लाई कर रहे हैं ना, सर्कल पे जो ये पॉइंट लाई कर रहे हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट, इसी को आप कहते हो कोन साइक्लिक। मतलब सर्कल पे जो पॉइंट लाई कर रहे हैं, लाई करने का मतलब जो सर्कल पे जो पॉइंट स्थित है, सारे पॉइंट क्या कहलाएंगे? कोन साइक्लिक। तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी आर कोन साइक्लिक। कोन साइक्लिक स्पेलिंग कोन साइक्लिक। क्लियर है? तो कोन साइक्लिक का मतलब समझ जाइए कि सर्कल पे जो पॉइंट लाई कर रहे हैं, मींस पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी आर कोन साइक्लिक। और साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल किसको बोले? ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसका सारे वर्टिसेज कहां पे लाई करे? सर्कल पे। राइट और रॉन्ग? लिंक भेज दीजिए तो अभी जिनका फोन आया था उनको, और सारे को लिंक भेज दीजिए। समझ में आया ना? तो चलिए लिखिए, जो मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं उसको लिखिए। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का हेडिंग बनाइए। आ रहा बाबू आपको समझ में? 100% की डाउट? क्लियर है ना? जो हेडिंग बनाइए, आ क्वाड्रिलैटरल ABCD, आ क्वाड्रिलैटरल ABCD इज सेड टू बी साइक्लिक। हेमंत, वर्षा, इस सारे को वो वाला सीरीज में सभी को लिंक भेज दीजिएगा। A quadrilateral ABCD is said to be cyclic if all its vertices कहाँ पे लाई करना चाहिए? सर्कल पे। तो लिखिए lie on a circle फुल स्टॉप्स, और points
lying points lying on a circle are said to be कौन साइक्लिक। क्लियर है? 100% क्लियर है कि 100% डाउट है? कंफ्यूजन है क्या? बोलिए किसी को कंफ्यूजन है तो। नहीं ना? चलिए नेक्स्ट, ये कुछ बेसिक टर्म थे सर्कल से रिलेटेड। अब इसी में थोड़ा सा लिख लीजिए, इन द गिवन फिगर, ये फिगर बना लीजिए और उसी से लिख लेंगे ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। इन गिवन फिगर ABCD is a cyclic quadrilateral. ABCD is a cyclic quadrilateral, and hence the point A, comma B, comma C, comma D are cone cyclic. समझ गए? चलिए, ये मैं सर्कल से रिलेटेड जो भी बेसिक टर्म था लेक्चर 1 में और लेक्चर 2 में मैं कवर किया। अब मैं आ जाता हूं सर्कल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थ्योरम। मैं इंपॉर्टेंट थ्योरम को प्रूव भी करूंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आप पहला थ्योरम लिखिए, पहले हेडिंग बनाइए। अभी जो भी प्रॉपर्टीज जो डिस्कस करेंगे वो कॉर्ड से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, कॉर्ड से रिलेटेड प्रॉपर्टीज। तो हेडिंग बनाइए, कॉर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। हेडिंग बनाइएगा, कॉर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। बहुत ही ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, बहुत ही मजेदार टॉपिक है और आसान टॉपिक है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको मालूम नहीं है तो आपके लिए ये बहुत ही जंजाल बनने वाला है। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप देखो ना, आप अपने दोस्तों से पूछना कौन साइक्लिक क्या होता है। आप अपने दोस्तों से पूछ लेना ना कि कौन साइक्लिक क्या होता है, देखिएगा वो क्या उनका जवाब होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है पूछिएगा। समझ गए? 105 डिग्री का बुखार उनको आ जाएगा। राइट अराउंड। चलिए, कॉर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल में पहला थ्योरम जो डिस्कस करेंगे वो क्या बोलता है। पहला थ्योरम मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद मैं प्रूव भी करूंगा और वो थ्योरम लिखवा भी दूंगा। पहला थ्योरम क्या बोलता है प्यारे बच्चों, एकदम दिमाग में फिट कर लो, पहला थ्योरम क्या बोलता है कि सपोज कर लीजिए एक सर्कल है, और इस सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड है, मतलब कॉर्ड AB और कॉर्ड PQ। कॉर्ड AB और कॉर्ड PQ, राइट अराउंड। कॉर्ड AB एंड कॉर्ड PQ, और दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल है, मतलब कॉर्ड AB का जितना लेंथ है उतना ही लेंथ कॉर्ड PQ का है। तो ये जो थ्योरम डिस्कस करने वाले, ये थ्योरम क्या बोलता है कि अगर किसी सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड हो, और अगर वो सेंटर पे जो उनके द्वारा जो एंगल बनेगा
सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो एंगल आपस में इक्वल होगा। क्या बोलता है कि अगर किसी सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड हो और दोनों कॉर्ड के द्वारा, जैसे कॉर्ड ए बी के द्वारा जो सेंटर पे एंगल जो बनेगा, मान लीजिए सेंटर O है और OB, OA और OB इज अ रेडियस, उसी प्रकार ये ज्वाइन मैंने किया। मींस इनका कहना है कि अगर किसी कॉर्ड में, किसी सर्कल में दो कॉर्ड आपस में इक्वल हैं तो वो सेंटर पे जो एंगल बनाएंगे वो एंगल आपस में इक्वल होंगे। मतलब PQ कॉर्ड के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनेगा और AB कॉर्ड के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनेगा, जब AB का एंड पॉइंट को सेंटर से मिलाओगे तो एंगल बनेगा। उसी प्रकार PQ का एंड पॉइंट को सेंटर से जब मिलाओगे तो एंगल बनेगा। तो ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। समझ में आ गया छोटी? थोड़ा। अब देखिए मैं इसको इजी वे में प्रूव कर दूंगा कि आप देखो इसको कैसे प्रूव करोगे। अगर आप चाहोगे कि आपको अगर यही थ्योरम आ गया कि प्रूव करो, तो आप कैसे प्रूव करोगे कि आपसे कोई बोल देगा कि भैया कि दो कॉर्ड आपस में इक्वल है तो प्रूव करो कि सेंटर पे जो उनके द्वारा एंगल बनेगा वो एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो आप ले लो ना, दो ट्रायंगल ले लो। एक ट्रायंगल ले लो AOB और दूसरा ट्रायंगल ले लो QOP, राइट अराउंड QOP ले लो। समझ गए? अब देखो बाबू, आप क्या करो, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। और जिस समय कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दोगे तो आपको भी पता है कि अगर दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज के अनुसार? मतलब कौन से कॉन्सेप्ट के अनुसार? CPCT। अब किसी को CPCT नहीं पता होता है। CPCT क्या होता है भैया? आप जो खड़े हैं स्टूडेंट, हाँ वेरी गुड, बहुत सुंदर। CPCT का मतलब क्या हुआ? क्या होता है बाबू? हाँ, CPCT मतलब C से कॉरेस्पॉन्डिंग और P से पार्ट्स और C से कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब CPCT मैं यहां पे लिख देता हूं। CPCT मतलब C से कॉरेस्पॉन्डिंग, P से पार्ट्स और C से कॉन्ग्रुएंट और T से ट्रायंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो दो ट्रायंगल जब आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हो तो उनका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल या कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल होता है। क्लियर है? थोड़ा। तो देखो ना, ये ट्रायंगल, आप ट्रायंगल ले लो AOB और दूसरा ले लो QOP, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्या? देखो, ये AO इज अ रेडियस, QO इज अ ऑल्सो रेडियस, OP इज अ रेडियस, OB इज अ ऑल्सो रेडियस। मतलब दिस साइड के बराबर, दिस साइड के बराबर, और AB और PQ भी आपस में बराबर, क्योंकि गिवन है। हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉर्ड आर इक्वल। तो AB और PQ आपस में क्या हुए? इक्वल हुए। तो S से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। S से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो एंगल AOB का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? एंगल QOP। और यही चीज तो प्रूव करना था। तो कितना इजी था। तो पहला थ्योरम समझे क्या बोला? सो कि अगर किसी सर्कल का दो कॉर्ड्स आपस में इक्वल है तो सेंटर पे उनके द्वारा जो एंगल बनेगा वो आपस में इक्वल होंगे। तो लिखो थ्योरम, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ। अब जब सवाल आप बनाओगे, क्वेश्चन बनाओगे और ये कॉन्सेप्ट को यूज करोगे तो यही बात को लिखना, जो थ्योरम मैं लिखवा रहा हूं यही रीजन में मेंशन करना। क्या रीजन में मेंशन करोगे? कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो लिखो थ्योरम, लिखो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल
equal chords of a circle subtend equal angles at the center, equal angles at the center, equal chords of a circle subtend equal angles at the center। समझ में आया? इसको क्लियर है, थ्योरम समझा चुके पूरा। कैसे प्रूव करोगे थोड़ा सा स्टेटमेंट में बता देता हूं। लिखो गिवन, सॉल्यूशन में लिखो गिवन a circle C जिसका सेंटर O है, कॉमा ऐसे लिखना और रेडियस R। गिवन a circle center O comma R in which chord AB बराबर chord PQ, AB बराबर chord PQ है ना। मतलब क्या दिया हुआ है, chord इक्वल दिया है तो आपको गिवन लिखना पड़ेगा। फिर लिखिए टू प्रूव लिखिए एंगल AOB बराबर एंगल POQ, राइट अराउंड। समझ में आ रहा है थोड़ा। अब लिखिएगा प्रूफ ऐसे, मतलब कि आप प्रूफ करने जा रहे हो। प्रूफ इन ट्रायंगल AOB एंड क्या, ट्रायंगल POQ we have क्या लिखेंगे, व्हाट। देखो OA बराबर व्हाट, OA बराबर OP। क्यों? क्योंकि सेम मतलब रेडियस, सेम सर्कल का रेडियस है ना। तो क्या बोलोगे, रीजन में मेंशन करना पड़ेगा ना, क्या ईच इक्वल टू आर, ऐसे ईच इक्वल टू आर। OA बराबर OP, उसी प्रकार OB बराबर OQ, सेम। हाँ OB बराबर OQ ना, अच्छा सॉरी Q, ठीक है ना। और AB बराबर PQ। क्यों, क्या है, गिवन है कि ये दोनों इक्वल कॉर्ड है, मतलब तो क्या लिख दीजिएगा, गिवन है ना। तो देयरफॉर ट्रायंगल AOB ट्रायंगल POQ, देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है ट्रायंगल POQ, राइट अराउंड। और हेंस इधर लिख दीजिएगा, हेंस क्या, एंगल AOB बराबर एंगल POQ, एंगल AOB बराबर एंगल POQ किस, अच्छा ये यहां पे रीजन भी लिख दीजिएगा, कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हुआ, बाय एस कॉन्ग्रुएंसी, बाय एस कॉन्ग्रुएंसी रूल,
है ना, और एंगल ए ओ बी बराबर एंगल पी वो क्यू, कैसे, बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्लियर है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब इसी का उल्टा, जिसको जैसे अभी हमने क्या किया कि सेंटर पे जो कॉर्ड के द्वारा जो एंगल बन रहा था वो आपस में इक्वल हुआ, कब, जब दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल हुए। अब इसी का कन्वर्स, कन्वर्स का मतलब उल्टा, अभी क्या दिया हुआ था, अभी क्या दिया हुआ था कि दो कॉर्ड इक्वल है, दो कॉर्ड इक्वल है, राइट रॉन्ग, दो कॉर्ड इक्वल है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो मतलब उनके द्वारा जो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो आपस में इक्वल होंगे। दूसरा इसी का कन्वर्स क्या होगा कि अगर दो कॉर्ड के द्वारा, अगर दो कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे एंगल बन रहा है और दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों कॉर्ड भी आपस में इक्वल होंगे। यही क्या हुआ, इसका कन्वर्स। ये अभी जो थ्योरम लिखा है उसी थ्योरम का ये क्या हुआ, कन्वर्स। समझ में आया। कन्वर्स का मतलब क्या, उसी का उल्टा। वहां पे पहला अभी जो थ्योरम बताए उस थ्योरम में क्या बोला था कि कॉर्ड्स इक्वल है और कॉर्ड के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो आपस में इक्वल होंगे, आपको प्रूव करना था और प्रूव कर भी दिए। और ये प्रॉपर्टीज आपको याद भी रखना है कि अगर दो कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं तो सेंटर पे जो उनके द्वारा जो एंगल बनेगा आपस में इक्वल होंगे। अब इसका कन्वर्स मतलब उल्टा, कि अगर दो कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे एंगल बना और दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों कॉर्ड्स भी आपस में इक्वल होंगे। ऐसे मैं आपको बता देता हूं। इसे मान लीजिए ये ऐसे मान लीजिए एक कॉर्ड, कॉर्ड ए बी सी डी, ठीक ना। अभी इसका कन्वर्स क्या बोल रहे हैं, कन्वर्स बोल रहे हैं कि अगर किसी कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे एंगल बन रहा है, दो कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे एंगल बन रहा है ना, और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, मींस एंगल ए ओ है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी अगर है, मतलब तो ये ए बी कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे एंगल बन रहा है ए ओ बी और सी डी कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे एंगल बन रहा है सी ओ डी, राइट अराउंड, समझ रहे हो ना छोटी। और अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो ये दोनों एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड, मतलब ये एंगल किस कॉर्ड के द्वारा बना, ए बी के द्वारा, और ये एंगल किस कॉर्ड के द्वारा बना, सी डी के द्वारा, तो मींस ए बी और सी डी भी आपस में इक्वल होंगे। आराम से प्रूव कर सकते हो यार, ट्रायंगल ले लो ना, ए ओ बी सी ओ डी, देखो ए ओ बराबर सी ओ, बी ओ बराबर ओ डी और दिस एंगल बराबर दिस एंगल गिवन, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड मींस ए बी और सी डी आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो क्या ये आप प्रूव कर लोगे, सिर्फ लिखवा दे रहा हूं मैं, लिखो कन्वर्स ऑफ, ये थ्योरम पहला जो लिखवाया था ना थ्योरम वन, कन्वर्स ऑफ थ्योरम वन, कन्वर्स ऑफ थ्योरम वन, कन्वर्स मतलब उस थ्योरम का उल्टा, लिखो कन्वर्स ऑफ थ्योरम वन, इफ द एंगल सबटेंडेड, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड, बाय टू कॉर्ड, by two chords at the center of circle, at the center of circle are equal, then the chords are equal, then the chords are equal, then the chords are equal। क्लियर हुआ, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है क्या बच्चों,
देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। समझ गए? तो ये क्या प्रूव करना पड़ेगा क्या? मैंने तो बता दिया आपको, एक्सप्लेन कर दिया ना आप, समझे बात को? चलिए आज का सेवा इतना ही। अब मैं न्यू लेक्चर जो भी लाऊंगा अभी थ्योरम से रिलेटेड, और थ्योरम में करवाऊंगा, और थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। और अगर मेरा आपका मतलब आपको मेरा एफर्ट अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके, और उन सारे दोस्तों को आप ज़रूर शेयर कीजिए जिनको खास ज़रूरत है। अगर टीचर की मतलब कि उनको जिनको टीचर नहीं मिल पा रहा है तो उनको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो जाए। चलिए, थैंक यू।